नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि हमारी सी सेट की जो रणनीति हो वो कैसी हो, कि जिसके माध्यम से दोस्तों हम क्या है, हमारा जो क्वालिफाइंग पेपर है हमारा सी सेट, उसको हम बेहतर तरीके से क्वालिफाई कर सके। ठीक है। सो दोस्तों, आज सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी अधिकांश रणनीति क्या होनी चाहिए और कितने प्रकार की रणनीति हमें देखने को मिलेगी सी सेट को क्वालिफाई करने के लिए। सो दोस्तों, यदि हम बात करें सी सेट की, क्या दोस्तों, जो हमारा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, यदि हम इसकी बात करें तो दोस्तों हम सभी को पता है कि इसके अंदर क्या होता है, मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो अलग अलग स्टूडेंट क्या है दोस्तों, अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से इन तीनों के अंदर अपना अपना एरिया चुनते हैं। जैसे यदि जिनका मैथ स्ट्रांग होगा तो दोस्तों वे लोग क्या करेंगे, मैथ रीजनिंग को प्रायोरिटी देंगे। यदि बात करें दोस्तों जिनका रीजनिंग अच्छा होगा और थोड़ा थोड़ा मैथ भी अच्छा होगा, लेकिन उन्हें आरसी भी लेना, तो दोस्तों क्या ये लोग क्या करेंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस मैथ प्लस रीजनिंग, ये तीनों को दोस्तों कंबाइन करेंगे। लेकिन दोस्तों जिस हिसाब से मैथ के क्वेश्चन यूपीएससी में टफ लेवल के पूछे आ रहे हैं, तो अधिकांश लोग क्या है दोस्तों, मैथ रीजनिंग की बजाय क्या है दोस्तों, अधिकांश लोगों को, जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, क्या है दोस्तों, आर्ट्स बैकग्राउंड से बीए बीकॉम बीएससी से हैं, और जिन्होंने क्या है दोस्तों टेंथ के बाद मैथ नहीं पढ़ा, तो उनके लिए दोस्तों क्या है, उनकी जो रणनीति है उनमें हमें देखने को मिलता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर रीजनिंग और फिर हमें मैथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों हर स्टूडेंट का है अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से सी सेट को लेके चल रहा है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कॉम्प्रिहेंशन को लेकर, कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या दोस्तों हम मैक्सिमम से मैक्सिमम किस तरह से हमारे क्वेश्चन सही करें। सो दोस्तों हम सभी को पता है, यदि हम क्या दोस्तों पिछले 10 साल का डेटा उठाएं तो हमें देखने को मिलेगा लगभग 25 से लेकर 30 कॉम्प्रिहेंशन हमें देखने को मिलते हैं हर साल सी सेट के पेपर में। सो दोस्तों यदि हम बात करें कि सी सेट के अंदर हमें सारे के सारे या मैक्सिमम कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसी को डिकोड करने वाले हैं कि यूपीएससी में किस तरह से हम सारे के सारे या मैक्सिमम क्वेश्चन क्या है दोस्तों सी सेट से हम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि दोस्त सॉरी पास वो सॉरी उनको करेक्ट आंसर कर पाएंगे, जिससे कि हमारा जो क्वालिफाई वाला पेपर है वो आराम से क्वालिफाई हो जाए। सो दोस्तों रणनीति हमारी ये होगी आज के वीडियो के हिसाब से, कि मतलब जो भी क्या है दोस्तों, जो स्टूडेंट भी क्या है अपना कॉम्प्रिहेंशन को शुरुआत में बेस बना जाता है, तो कॉम्प्रिहेंशन की यदि बात करें दोस्तों, तो शुरुआत में हमें इस लेवल पर रखना होगा कॉम्प्रिहेंशन की रणनीति, कि हमारे जो 27 में से लगभग हम 24 कॉम्प्रिहेंशन सही करें और एक दो और भी गलत हो जाए तो 22 कॉम्प्रिहेंशन हमारे सही हो जाएंगे। और 22 के बाद यदि हम बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन हम रीजनिंग से सब सॉल्व कर लेंगे और लगभग 5 से 6 हम दोस्तों क्या है मैथ से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों क्या होगा, हमारा 35 क्वेश्चन तक हम सही कर ले जाएंगे। तो जब हमारी इस तरह की स्ट्रेटेजी होगी तो हम आराम से हमारा क्वालिफाई पेपर आराम से हम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। सो दोस्तों हमारी रणनीति क्या होगी सी सेट को लेकर, तो वही रणनीति होगी जो अभी हमने देखा है। क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग लेंगे, उसके बाद मैथ लेंगे। सो चलिए दोस्तों, अब चूंकि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान देने वाले, तो सबसे पहले देखते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है और बाकी की चीज़ें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है लेक्चर है पूरी तरीके से आपके लिए रामबाण होने वाला है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर जितनी भी सारी बातें हो सकती है उसके अंदर समाहित की गई है। साथ के साथ दोस्तों सभी एमसीक्यू को सॉल्व करते समय जो हमारे टेल एंड है, कीवर्ड्स है, जैसे इन्फेरेंस पूछा जाता है, कोरोलरी पूछा जाता है, इम्प्लाई पूछा जाता है, इम्प्लीकेशन पूछा जाता है, कंक्लूजन पूछा जाता है। ठीक है। तो इनको किस तरह से हमें डिकोड करना है, किस तरह से हमें पैसे से रिलेट करके आंसर देना है, ताकि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं 4-5 मिनट के लिए, कि आखिर ये गद्यांश होता क्या है। सो दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए जो गद्यांश है ये अधिकांश हमारे जो हम जीएस पेपर 1 2 3 और निबंध के लिए तैयार करते हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों हमें देखने को मिलेंगे हमारे सारे गद्यांश। तो दोस्तों हमें याद रखना है कि हमारे जो गद्यांश है, अधिकांश गद्यांश हमें जीएस 1 2 3 4 जो भी हमने पढ़ा है, निबंध के जो क्लासेस लिए उन्हीं पर आधारित हमें निबंध देखने को मिलते हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जीएस पर हमारी बेहतर पकड़ होनी चाहिए। सो दोस्तों यदि हम चाहते हैं कि बेस्ट परफॉर्म करें, तो उसके लिए दोस्तों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हमारी जो जीएस हम पढ़ते हैं 1 2 3 उस पर हमारी बेहतर पकड़ होनी चाहिए। ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारे न्यूज़पेपर की जो रीडिंग स्किल है ये भी बहुत ज़्यादा
भूमिका अदा करती है हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में। तो दोस्तों हमारे जो न्यूज़पेपर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल है वह भी क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलेगी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन हमारी रखेगी सीसेट के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में। गद्यांश को सॉल्व करने में क्या दोस्तों मील का पत्थर शामिल होता है कौन? न्यूज़पेपर रीडिंग की स्किल। अब दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पेसेज। तो हमें कितने प्रकार के पेसेज देखने को मिलेंगे, तो हम पहले देखते हैं दोस्तों कि कितने प्रकार के हमें पेसेज देखने को मिलेंगे ताकि हम पहले से ही थोड़ा उनके लिए तैयार हो सके। तो टाइप्स ऑफ पेसेज की यदि बात करें तो पहला पेसेज हमारा टाइप निकल के आता है इकोनॉमी। तो दोस्तों इकोनॉमी में क्या होता है, हम सभी को पता है कि जब हम हमारी क्लासेस में पढ़ते हैं तो उसमें थ्योरी पढ़ते हैं। हमारी जो इकोनॉमी को करेंट जो इवेंट है उनसे बेस करके पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर इकोनॉमी में हमारे पास कुछ डेटा होते हैं, फैक्ट होते हैं, और डेटा फैक्ट के माध्यम से क्या है दोस्तों हम कॉज एंड इफेक्ट को देखते हैं कि यदि जीडीपी इतने प्रतिशत बढ़ रही है, उतने प्रतिशत से लोगों को रोजगार मिल रहा है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा, और इकोनॉमी कैसे काम करती है। तो दोस्तों इकोनॉमी से रिलेटेड हमें पैसेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है दोस्तों उसके अंदर IMF के का जिक्र हो सकता है, WTO से संबंधित, RBI से संबंधित, RBI की पॉलिसी से संबंधित, राजकोषीय नीति दोस्तों है फिजिकल पॉलिसी से संबंधित हमें पैसेज देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से हमें देखने को मिल सकता है कि इकोनॉमी से रिलेटेड पैसेज हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे दोस्तों पॉलिटिकल पैसेज। तो पॉलिटिकल क्या है दोस्तों, पॉलिटिक्स आधारित पैसेज भी हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि नेशनल और इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो नेशनल और इंटरनेशनल परिदृश्य पे किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है पॉलिटी को लेकर, वो देखने को मिल सकता है। अधिकार संबंधित हमें देखने को मिल सकता है कि यदि हमारे पास अधिकार है तो अधिकार के साथ क्या है दोस्तों हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। तो किस तरह से कोई भी शासक यदि उसको अधिकार मिले हैं तो क्या है दोस्तों उसे अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करना चाहिए। तो अधिकार संबंधी हमें पेसेज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। न्याय संबंधी पेसेज देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर न्याय की बात की जा रही होगी, ठीक है। न्याय का मतलब होता क्या है, न्याय संबंधित क्या प्रावधान हमें देखने को मिलेंगे, तो ये बात की जा सकती है। दोस्तों ग्लोबल ऑर्डर है ना, विश्व व्यवस्था किस तरह से चेंज हो रही है, उसमें भारत की भूमिका क्या होगी और हमारा भविष्य क्या होने वाला है अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स को लेकर। तो ग्लोबल ऑर्डर के बारे में भी दोस्तों पूछा जा सकता है। दोस्तों संप्रभुता को लेकर भी पैसेज को फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो हमें संप्रभुता रिलेटेड भी पैसेज देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ऐसे पैसेज भी देखने को मिल सकते हैं जिसमें हमें वसुधैव कुटुंबकम को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, बहुपक्षवाद की मतलब मल्टीलेटरलिज्म की बात की जा रही है, इंटरनेशनलिज्म अंतर्राष्ट्रीयतावाद की जिसके अंदर बात की जाए। तो ये दोस्तों इस तरह के पैसेज भी हमें देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर दोस्तों हमें ऐसे पैसेज भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को लेकर बात की जा रही हो। सो दोस्तों ये हमारा हो गया पॉलिटी से संबंधित हमें पैसेज इस तरह के देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ज्योग्राफी रिलेटेड पैसेज। हमें देखने को मिला कि ज्योग्राफी जो है किस तरह से ज्योग्राफी के क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसके अंदर भूभौतिक घटनाओं है ना, भूभौतिक घटनाओं की बात की जा रही है, जलवायु परिवर्तन की बात की जा रही है, ठीक है। जिसके अंदर हमें बाढ़ और बाढ़ के प्रभाव, सूखा के प्रभाव, ज्वालामुखी इन सब के कारण प्रभाव और इन पर किस तरह से मानव के साथ साथ जीव जगत जंतु जगत पर हमें प्रभाव, इन सब की बात देखने को मिल सकती है, ठीक है। मौसम चक्र किस तरह से प्रभावित हो रहा है, किस तरह से मानव का जीवन प्रभावित हो रहा है, किस तरह से हमारी जो कृषि प्रणालियाँ हैं वे प्रभावित होने वाली है। तो इनसे संबंधित दोस्तों हमें ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, हमारे जो पेसेज देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि इन्वायरमेंटल रिलेट मतलब पर्यावरण संबंधी हमें टॉपिक देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड के साथ जो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है दोस्तों फ्लोरा एंड फोना, उसके साथ जो मनुष्य है उसका मानवीय सह अस्तित्व किस तरह से जुड़ा हुआ है उससे संबंधित हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन मतलब हमारे जो टॉपिक्स जो हमारे गद्यांश से पूछे जा सकते हैं वे हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हमें क्या है दोस्तों प्रमुख संधियों से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जिसमें बताया जा सकता है कि अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर हमारे जो राजनेता लोग मिल रहे हैं पर्यावरण से संबंधित, उनमें कथनी और करनी में दोस्तों कितना बड़ा हमें विचलन देखने को मिल रहा है या सही तरीके से प्रयास हो रहे हैं कि नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रजातियों का विनाश के संबंधित में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग अब की कंडीशन में हम पहुंचने वाले हैं, IPCC की रिपोर्ट जिस तरीके से आ रही है। तो दोस्तों ये सब क्या है प्रजातियों के विनाश
के संबंधित में हमें पेसेज देखने को मिल सकते हैं। वही हमें इकोसिस्टम से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें क्या दोस्तों इकोसिस्टम का क्षरण हो रहा है, विनाश हो रहा है, उसमें क्या दोस्तों बहुत सारी और भी इम्प्लीकेशंस देखने को हमें इम्प्लीकेशंस वाले पैराग्राफ हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ह्यूमन एंड एनिमल कन्फ्लिक्ट मतलब मनुष्य का और जानवर का जो संघर्ष हो रहा है उससे संबंधित हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमें क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता और पर्यावरणीय न्याय, इससे संबंधित हमें पैराग्राफ देखने को मिल सकते हैं हमारे टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें देखने को मिल सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दोस्तों। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी दोस्तों हमें बहुत सारी अलग अलग पेशेस देखने को मिल सकते हैं। जैसे दोस्तों प्रमुख टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर बात की जा सकती है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी पर पूछा जा सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्पेस के अंदर हमारे जो साइंस का डेवलपमेंट है, इसरो से संबंधित, नासा से संबंधित ये हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, जीएम टेक्नोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन का जो काम चल रहा है वो दोस्तों ये बायोटेक्नोलॉजी में, तो जीएम टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर दोस्तों क्या है, पैराग्राफ हमारे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन लाइफ, तो दोस्तों तकनीकी ने किस तरह से ह्यूमन को चेंज किया उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और ठीक है जनरेटिव एआई, क्या दोस्तों जनरेटिव एआई के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जनरेटिव एआई के ऊपर भी दोस्तों क्या है, क्वेश्चन हमें फ्रेम देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के साथ किस तरह का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, तो ये भी दोस्तों हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे टेक्नोलॉजी से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें सोशल साइंस की, तो सोशल साइंस में हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कोई हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कुछ कुछ पैसेज ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर किसी ओपिनियन को समर्थन किया जा रहा है या फिर किसी ओपिनियन का विरोध किया जा रहा होगा। कुछ फिलोसफिकल बातें हो रही होंगी दोस्तों, तो कुछ पैसेज ऐसे होंगे जिसके अंदर क्या दोस्तों फिलोसॉफी की बात की जा रही होगी। कुछ क्वेश्चन, कुछ पैराग्राफ ऐसे होंगे जिसके अंदर सोशियोलॉजी की बात की जा रही होगी, जिसके अंदर साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान को टेस्ट किया जा रहा होगा, मनोविज्ञान की बात की जा रही होगी कि किस तरह से साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है, अलग अलग थॉट्स के ऊपर पैसेज बेस्ड हो सकता है। ठीक है, अलग अलग लिबरलिज्म की बात की जा सकती है, रिलीजन की बात की जा सकती है। तो ये दोस्तों हमारे पैसेज के क्या है, हमें बहुत सारे डायमेंशन देखने को मिल रहे हैं कि हमारे जो पैसेज इतने प्रकार से फ्रेम किए जा सकते हैं। सो दोस्तों आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि आखिर जितने भी पैसेज हैं उनका मुख्य आधार हमें क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जितने भी जो टाइप ऑफ पैसेज हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमारे जो पैसेज का जो सेगमेंट है वो वाला हमने कंप्लीट कर लिया कि टाइप ऑफ पैसेज हमारे क्या हैं। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों हम कि पैसेज को सॉल्व कैसे किया जाए। तो अब दोस्तों हम बात करेंगे सॉल्व करने वाली मेथोडोलॉजी पे कि आखिर कोई भी पैसेज है उसको सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह का तिकड़म बिठाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बात कर रहे हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। दोस्तों हमारे जो कॉम्प्रिहेंशन क्या अब क्या है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें कौन सी मूलभूत बातें याद रखनी है आंसर को फ्रेम करते समय। सो दोस्तों जब हम बात करते हैं रीडिंग की, तो रीडिंग करते समय दोस्तों हमारे पास हमारे पैराग्राफ में वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं और स्क्रिप्ट होती है, तो मतलब पूरा का पूरा पैराग्राफ। ठीक है, जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, क्या बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों हम डिकोडिंग करते हैं। जो भी हमारे पास सेंटेंस लिखा है, स्क्रिप्ट लिखी, उसकी डिकोडिंग करते हैं, उसको समझते हैं उसके अंदर क्या बात की जा रही है, और साथ ही साथ बिटवीन द लाइन हम समझने की बात करते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। सो दोस्तों जब भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन दोनों अलग चीज़ है। रीडिंग का मतलब तो सिर्फ ये हो गया कि किसी कोई पैराग्राफ है उसको बोल के बता दिया, लेकिन जब हम बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या चीज़ आती है दोस्तों, तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, हमें डिकोडिंग देखने को मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी, और बिटवीन द लाइन इसके अंदर जो बात कही जा रही है वो क्या बात कही जा रही है उसको हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें कहलाती है दोस्तों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों हमें दो चीज़ों को याद रखना है। सबसे मेन चीज़ कि एक तरफ तो क्या होता है ऑथर जिसने लिखा है, और दूसरी तरफ होता है रीडर, और इसके बीच में हमारा है पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का दोस्तों ये इन तीन चीज़ों के बीच का पूरा खेल है। एक तो ऑथर ने कुछ लिखा है, एक रीडर है जो उस चीज़ को रीड कर रहा है, और इसके बीच में कुछ कॉम्प्रिहेंस किया जा रहा है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीज़ों का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो जिसने जो लिखा है क्या वही बात समझ पा रहा है, और जो जिसने जो समझा है वही उसने लिखा है, इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब दोस्तों हम सभी को पता है कि जो लेखक है वो भी एक इंसान है, तो उसके पास भी कुछ एक्सपीरियंस होगा, उसका भी कोई ना कोई एटीट्यूड होगा, उसके पास अपने ऑब्जर्वेशन है जीवन को लेकर,
और उसके पास अपनी कुछ अवधारणा है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा रीडर है उसका पास भी अपना जीवन का कुछ एक्सपीरियंस है, उसका भी अपना एक एटीट्यूड है, ठीक है। उसके भी अपने एक ऑब्जर्वेशन है और उसके पास भी अपना एक परसेप्शन हमें देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों इन दोनों के बीच में, सो दोस्तों जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में सही तालमेल होना जरूरी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यदि दोस्तों ऑथर के एक्सपीरियंस के अनुसार जो पैसेज लिखा गया है और रीडर ने ऑथर का एक्सपीरियंस के बजाय अपने खुद के एक्सपीरियंस का उपयोग करके आंसर दिया तो उसका आंसर हमें गलत देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि जो ऑब्जर्वेशन ऑथर ने किया है और रीडर भी वही ऑब्जर्वेशन को सही नहीं मान पा रहा है अपने ऑब्जर्वेशन के प्रति पूर्वाग्रह के कारण, तो दोस्तों वह आंसर भी क्या है, हमारा रॉन्ग आंसर देखने को मिलेगा। सो दोस्तों जब भी हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे तो इसके अंदर दोस्तों हमें क्या है दोस्तों, दोनों को ही देखना पड़ेगा, ऑथर का और रीडर दोनों के बीच में क्या है, हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि जो ऑथर हमें कहना चाह रहा है वही हम हमारे आंसर में पॉइंट आउट कर पा रहे हैं कि नहीं। और जो बिटवीन द लाइन की हम बात करेंगे वो भी हमें देखने को मिलेगी। जैसे दोस्तों बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो दो चीज़ की बात करेंगे, एक तो कंटेंट होता है दोस्तों किसी भी पैसेज में और उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट में तो इसको एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कंटेंट क्या होगा दोस्तों, हमारा एप्पल, अब हम एप्पल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल हमारा क्या होगा, सामग्री या सामान, जो मेन कंटेंट जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन इसके कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकते हैं, तो एप्पल एक फ्रूट भी हो सकता है, ठीक है, ये भी इसकी बात कर सकते हैं। एप्पल को लेकर हम गुड हेल्थ के बारे में बात कर सकते हैं कि एप्पल खाने से हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। एप्पल खाने को लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि एप्पल का जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में हमें उत्पादन किया था, तो ये एक कॉन्टेक्स्ट हो गया। वही बात कर सकते हैं दूसरे एप्पल को लेकर हम दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी ले सकते हैं कि एप्पल क्या मोबाइल की ब्रांड की बात कर रहे हो, तो अभी सेम कंटेंट सेम है लेकिन बात की जा रही है अब मोबाइल ब्रांड के बारे में, ठीक है। वही यदि बात करें दूसरा कि जो सेम एप्पल को लेके दोस्तों क्या है, हम ग्रेविटी की खोज, क्योंकि दोस्तों एप्पल ऊपर से गिरा और फिर उसके बाद ग्रेविटी की खोज हो गई। तो दोस्तों हमारा जो कंटेंट है उसको लेकर हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, हमें इस बात का ज्ञान भली भांति होना चाहिए दोस्तों। इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों कॉम्प्रिहेंड करना। तो यदि दोस्तों हमारे पास ये स्किल है तो इसके माध्यम से दोस्तों हम हमारे किसी भी पेशेंस को क्या है, बेहतर तरीके से कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो लेखक कहना चाह रहा है, जो समझाना चाह रहा है, उसी को हम समझ भी सकते हैं और साथ के साथ क्या दोस्तों उसको हम बेहतर तरीके से अपने आंसर देते समय यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जब हम रीड कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन को तो हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली चीज़ें मिलेगी प्री रीडिंग, मतलब रीडिंग करने से पहले हमें क्या ध्यान रखना है। दूसरी हम बात करेंगे ड्यूरिंग रीडिंग, तो रीडिंग करते समय हमको कौन सी बात ध्यान रखनी है। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट रीडिंग, तो पोस्ट रीडिंग में हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक बार शुरुआत करते हैं हम हमारी रीडिंग के ऊपर कि प्री रीडिंग पोस्ट रीडिंग हमें क्या ध्यान रखना है। तो जब भी हम बात करेंगे दोस्तों प्री रीडिंग मतलब पढ़ने से पहले हमारे पास क्या क्या, मतलब जब जब हम किसी भी पैसेज को पढ़ रहे हैं आंसर देने के लिए, उससे पहले हमें एक 10 सेकंड क्या करना, तो 10 सेकंड सबसे पहले हमें फास्ट स्कैनिंग करनी है। मतलब जो भी पैसेज दिया गया उसको बिल्कुल इतना स्पीड में देखना है, बस देखना है कि उसके अंदर क्या बात की जा रही है। दोस्तों हमें सबको पता होना चाहिए शब्द ही विषय को बनाते हैं। दोस्तों एक ये लाइन है, इसमें बोला गया है कि जो शब्द है वही क्या दोस्तों विषय को बनाते हैं। इसका मतलब दोस्तों कि जैसे ही हम फास्ट स्कैनिंग करेंगे तो उसके अंदर हमें कुछ प्रमुख शब्द देखने को मिलेंगे और वे शब्द ही क्या दोस्तों बता देंगे कि ये टॉपिक, ये पैराग्राफ या ये गद्यांश किस चीज़ पर आधारित है, ठीक है। प्रमुख शब्दों को दोस्तों जल्दी से हमें लाइन भी करना है, अंडरलाइन कर सकते हैं और उनके ऊपर गोला कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये सब करेंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक पर जो लिखा गया है तो क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक क्यों, ये टॉपिक पर लिखा गया है और क्या लिखा गया, ये हमें स्पीड में स्कैनिंग में पता चल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों ड्यूरिंग रीडिंग, तो ड्यूरिंग रीडिंग हमें क्या करनी है। तो ड्यूरिंग रीडिंग हम देखते हैं दोस्तों कि जब हम पढ़ाई रीडिंग कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन को तो क्या करना है। तो जब हम बात रीडिंग करेंगे तो दोस्तों हमारा आँखों का और दिमाग का सही कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है दोस्तों। जब हम रीडिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी आंखें पढ़ कुछ रही है लेकिन हमारे दिमाग में जा कुछ हो रहा है, हमारे दिमाग में चल कुछ हो रहा है। तो ड्यूरिंग रीडिंग के समय हमारा आई एंड माइंड कोऑर्डिनेशन हमारा बेहतर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड्स को गोला करना दोस्तों, जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं उनको गोला करना है। अब दोस्तों कीवर्ड में हमारे क्या हो सकते हैं, नाउन हो सकता है, वर्ब्स हो सकती हैं और एडजेक्टिव होते हैं। तो दोस्तों हमारे जो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव इनका भी हमारे पास बेहतर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगला बात करें दोस्तों माइंड मैपिंग करना है। माइंड मैपिंग का मतलब है दोस्तों कॉन्टेक्स्ट को समझना है। हमने देखा ना दोस्तों कि सेम चीज़ एप्पल के बारे में हमने तीन अलग अलग चीज़ों को अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमने बात की, तो उसी प्रकार से दोस्तों जब हम माइंड मैपिंग करेंगे
तो देखना है कि उस जो टॉपिक लिखा गया है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका एनालिसिस करना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट का। तो कॉन्टेक्स्ट का एनालिसिस करना आना चाहिए हमें, ठीक है। अब टोन ऑफ राइटिंग, तो दोस्तों जब भी जो पैसेज लिखा गया है तो उसकी कुछ ना कुछ टोन होती है, ठीक है। जैसे कि मान लो यदि कोई व्यक्ति है सांप्रदायिकता पर लिख रहा है तो सांप्रदायिकता पर लिखकर उसके अतिवादी विचार है कि मॉडरेट विचार है कि किस तरह के विचार देखने को मिलेंगे, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं तो उसको लेकर क्या दोस्तों, कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम लिखते हैं, कुछ राइटर मॉडरेट लिखते हैं और कुछ राइटर क्या दोस्तों बहुत सकारात्मक रूप से लिखते हैं। तो देखना पड़ेगा उस राइटर ने किस टोन में उस पैसेज को लिखा है, उसकी टोन को समझ कर ही दोस्तों क्या हमें आंसर देना होगा, ठीक है। ठीक है, उसके अंदर वो टोन फैक्चुअल डेटा के आधार पर है, क्रिटिकल टाइप का गद्यांश है या हमारा एनालिटिकल टाइप का गद्यांश है, उसके अंदर इमोशनल पॉइंट भी, इमोशनल आस्पेक्ट है क्या, उसके अंदर एक्सट्रीम लेवल है, माइल्ड लेवल है या मॉडरेट लेवल है, ये चीज़ें भी दोस्तों हमें देखनी होगी, ठीक है। ये होगा दोस्तों हमारा ड्यूरिंग रीडिंग। तो ड्यूरिंग रीडिंग में क्या दोस्तों हमको याद रखना है, ड्यूरिंग रीडिंग में हमें आई माइंड कोऑर्डिनेशन को ध्यान में रखना है, कीवर्ड को गोला करना है, ठीक है, माइंड मैपिंग करनी है, कॉन्टेक्स्ट को एनालिसिस करना है, ठीक है, और टोन ऑफ राइटिंग ये हमें समझनी है। अब बात करेंगे दोस्तों पोस्ट रीडिंग। जैसे हमने दोस्तों गद्यांश को पढ़ लिया उसके बाद हमें क्या करना है, पोस्ट रीडिंग की बात करेंगे। जो गद्यांश को पढ़ने के बाद हमको क्या करना है, तो पढ़ते ही यदि पैसेज समझ में आ गया तो दोस्तों सीधा हमें आंसर देना। तो मतलब कुछ पैसेज ऐसे होंगे दोस्तों कि पढ़ते ही हमें आंसर सीधे आंसर हम दे सकने की पोजीशन में होंगे, ठीक है। अगला बात करेंगे दोस्तों हाईलाइटेड एरिया पर पुनः नज़र दौड़ाना। दोस्तों यदि हमें एक ही बार में समझ में नहीं आया तो जितने भी एरिया को हमने हाईलाइट किया है उसके ऊपर पुनः नज़र दौड़ाना है ताकि दोस्तों हमें आंसर जो है रॉन्ग ना हो सके, ठीक है। क्वेश्चन के ऑप्शन देखने के बाद तो दोस्तों कभी कभी दोस्तों हमें क्या है, क्वेश्चन के ऑप्शन देखने के बाद पुनः कीवर्ड पर वो जितने भी अंडरलाइन किए गए हैं जिनके ऊपर हमने गोला भरा है उनके ऊपर विचार करना होता। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में देना होगा। तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको देखने पर पुनः ऑप्शन देखने के बाद पुनः हमें कीवर्ड्स और अंडरलाइन वाले एरिया पे पुनः विचार करना। तो ये दोस्तों हमें करना होगा प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग और पोस्ट रीडिंग। ये दोस्तों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व करते समय, कॉम्प्रहेंशन की रीडिंग करते समय, ठीक है। अब दोस्तों कीवर्ड्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम कि प्रमुख कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कीवर्ड्स की यदि हम बात करें तो कीवर्ड हमें कंटिन्यूटी कीवर्ड मतलब पैसेज में हमारे कुछ कीवर्ड ऐसे होंगे जो पैसेज को आगे लगातार बनाए रखने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर बात की जाएगी इसी प्रकार, उसी प्रकार, जिस तरह, प्रथमतः, द्वितीयतः, मतलब पहली बात तो ये, दूसरी बात तो ये, तो इसी तरह से मतलब दोस्तों कुछ कंटिन्यूटी वर्ड होते हैं जो पैसेज को आगे जारी रखते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं कंट्रास्टिंग वर्ड, कंट्रास्टिंग मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, हालांकि, फिर भी, इसके बावजूद भी। तो ये दोस्तों इनको कहते हैं हम दोस्तों कंट्रास्टिंग वर्ड, है ना। एक नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कंक्लूजिंग वर्ड। तो जो कंक्लूजन वाले वर्ड्स होते हैं उसके अंदर परिणामतः, अतः, संक्षेप रूप में इस तरह, सारांशतः, निष्कर्षतः। तो ये दोस्तों हमारे कंक्लूडिंग वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। तो आई होप दोस्तों पैसेज क्या होता है, पैसेज को किस तरह से रीड करना है, कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट के रूप में भी आप कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। प्री रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्या होती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर जब भी हम गद्यांश को पढ़ेंगे तो दोस्तों उसका आंसर देते समय किन बातों का महत्वपूर्ण ध्यान देना है टेल एंड के अनुसार। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे टेल एंड के अनुसार, ठीक है। सो दोस्तों हम सभी को पता है कि जो गद्यांश है उसके अंदर लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा पेपर को क्वालिफाई करने में ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अब हल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्किल सेट होने चाहिए, कौन कौन से दोस्तों हमारे पास स्किल होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है, हमने पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जीएस, तो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी ज्योग्राफी पर, इन्वायरमेंट पर, इकोनॉमी पर, ठीक है, पॉलिटी पर, एग्रीकल्चर पर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। मतलब दोस्तों हमारी जो जीएस पर हमारी अच्छी कमांड होनी चाहिए गद्यांश को तेज़ी से सटीकता से हल करने के लिए, इसकी क्रांतिक भूमिका निभाती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा क्रिटिकल भूमिका होती है हमारे जीएस पर हमारी कमांड कितनी है।
तो जितनी हमारी जीएस पर कमांड होगी उतनी ही क्रिटिकल भूमिका होगी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में हमारे जीएस के नॉलेज की। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और की, स्किल ऑफ फास्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। सो दोस्तों हमारे पास ये स्किल होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए फास्ट रीड करने का, फास्ट रीडिंग करने का और फास्ट अंडरस्टैंडिंग करने का। और दोस्तों ये अभ्यास से आता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो दोस्तों हमारे पास इस बात की बेहतर समझ होनी चाहिए कि हम किसी भी चीज़ का कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण एवं प्रभाव का जो संबंध है उसको बेहतर तरीके से क्विक समझ सकें। ठीक है, द मेन आइडिया ऑफ पैसेज। तो दोस्तों जब भी हम पैसेज पढ़ें तो द मेन आइडिया ऑफ पैसेज इसको भी बेहतर तरीके से जल्दी समझ सकें। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड एंड लाइन। तो जितनी भी कीवर्ड्स हैं और इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, लाइंस को। अब मेन चीज़ है दोस्तों, यही हमारे आज के वीडियो का मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें हमारा क्वेश्चन का आंसर देते समय क्या दोस्तों, कॉमन टेल एंड, जितने भी हमारे कॉमन टेल एंड है दोस्तों उसके ऊपर फोकस करना। तो दोस्तों यूपीएससी में जब भी हमारा आंसर देंगे तो हमें सबसे पहले तो जो इंग्लिश वाला क्वेश्चन है उस वहाँ से हमें टेल एंड को उठाना है और देखना कि जो कॉमन टेल एंड कौन सी पूछी जा रही है। तो कॉमन टेल एंड को दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है और उसके बाद ही हमें हमारा आंसर देना है। राइट, तो दोस्तों हमें कॉमन टेल एंड को फोकस करना है हमारा, और ये हमें सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ ही करना है। ठीक है, तो पहली बात तो दोस्तों हमें मार्केट का कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना है कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ठीक है, विशेष रूप से यूपीएससी के लिए सिर्फ ओनली पीवाईक्यू यूपीएससी को ही देखना है। ठीक है, और दोस्तों एग्जाम हॉल में इंग्लिश क्वेश्चन से ही टेल एंड देखना। तो ये भी हमें याद रखना दोस्तों, जो एग्जाम हॉल है एग्जाम हॉल में क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन देखना है उसके अंदर टेल एंड देखना। आप टेल एंड कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, जैसे इम्प्लीकेशन, इन्फेरेंस, कोरोलरी, ये सब हमें देखना। ठीक है, तो अब दोस्तों एक एक टेल एंड पर हम बात करते हैं और ये टेल एंड को देखने के बाद हम किस तरह से हम उसका आंसर देंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, पहला हम टैलेंट देख रहे हैं दोस्तों कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या होता है दोस्तों, एक गद्यांश होता है और उस गद्यांश के अंदर फैक्ट दिए रहते हैं, उसके अंदर कुछ एविडेंस दिए रहेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन दिए रहेगी। तो ये सब क्या दोस्तों, जो भी लेखक ने क्या है उस गद्यांश को लिखा है उसके माध्यम से दोस्तों वो फैक्ट देगा, एविडेंस देगा और ऑब्जर्वेशन देगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते समय हमें नो आउटसाइड नॉलेज मतलब किसी भी बाहरी नॉलेज का उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या है, नो आउटसाइड नॉलेज। ठीक है, आंसर देते समय क्या है, डायरेक्टली भी दिया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी दिया जा सकता है। सो दोस्तों कंक्लूजन क्या है दोस्तों, हमें डायरेक्टली भी दिया जा सकता है और इनडायरेक्टली भी दिया जा सकता है हमारे हम आंसर को। ठीक है, तो ये हमारा कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन दोस्तों उसका आंसर हम क्या है, डायरेक्टली रूप में भी हमें देख सकता है और इनडायरेक्टली भी दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, पैसेज के अंदर ही हमें हिंट देखने को मिलेगी, जैसे हेंस, देयरफॉर। ठीक है, सो ये दोस्तों हमारे पैसेज के अंदर हमें हिंट देखने को मिलेगी, मतलब अतः, इस प्रकार, ऐसे। और दोस्तों जब भी हम कंक्लूजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फिर कंक्लूजन वाले क्वेश्चन को आंसर देंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ये क्या लिखा गया है और क्यों लिखा गया है। बस इतना यदि हम पैसेज से समझ पाए कि पैसेज में क्या लिखा गया है और ये पैसेज क्यों लिखा गया है तो उससे उत्तर हम निकाल सकते हैं। राइट, तो ये हो गया दोस्तों हमारा कंक्लूजन। अब बात करेंगे दोस्तों इन्फेरेंस के बारे में। सो ये दोस्तों अधिकांश क्वेश्चन हमारे जो यूपीएससी में है वो इन्फेरेंशियल टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा। तो यदि बात करें इन्फेरेंस की, तो इन्फेरेंस में दोस्तों क्या है, इसके आंसर सीधे पैसेज से हमें नहीं देखने को मिलेगा। ये याद रखना दोस्तों कि जब भी इन्फेरेंस वाले क्वेश्चन होंगे उनके अधिकांश मतलब मोर देन 80% जो क्वेश्चन के आंसर है उन पैसेज से नहीं निकलेंगे। राइट, इसका उत्तर देते समय दोस्तों क्या है, हम हमारे प्रायर नॉलेज का उपयोग कर सकते हैं। सो दोस्तों हमारे जो पूर्व ज्ञान का उपयोग हम कर सकते हैं, हमारे पुराने एक्सपीरियंस का उपयोग कर सकते हैं, हमने जो अपने जीवन में अभी तक सीखा है। मतलब दोस्तों हम जीएस की बात कर रहे हैं तो जीएस का प्रायर नॉलेज, जीएस का एक्सपीरियंस और जीएस से जो हमने सीखा है उसका उपयोग हम कर सकते हैं हम इसका आंसर देते समय। क्योंकि दोस्तों इसका आंसर हमें क्या है, सीधे सीधे पैसेज से नहीं मिलेगा। इस बात को हमें बेहतर तरीके से ध्यान रखना होगा। तो जब भी हम इन्फेरेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो इन्फेरेंस का आंसर क्या दोस्तों, हमें सीधे सीधे क्या है, पैसेज से नहीं देखने को मिलेगा। तो इन्फेरेंस का जो आंसर क्या दोस्तों, सीधे पैसेज से नहीं देखने को मिलेगा। हम हमारे प्रायर नॉलेज का, हमारे एक्सपीरियंस का और हमारी लर्निंग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इन्फेरेंस हमारी धारणाओं के विपरीत भी हो सकता है। सो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि यदि हमने मान लिया है कि जो पृथ्वी गोल है तो हो सकता है दोस्तों इन्फेरेंस में जो हमारा आंसर है वो
इसमें बोला जा रहा है कि चपटी तो चपटी भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें जो इन्फेरेंस है वो बता रहा है कि हमने जो धारणा बना रखी है किसी भी चीज़ के बारे में वो गलत भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल है दोस्तों, यदि हम गांव में देखते हैं फिर गली मोहल्ले में कुत्तों को देखते हैं, तो दोस्तों यदि हम देखेंगे कि कुत्ते के सामने से कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो हमारी धारणा है कि हो सकता है कि वो कुत्ता काट ले, तो लेकिन जरूरी नहीं कि वो कुत्ता काटेगा ही काटेगा। हो सकता है वो कुत्ता चुपचाप बैठे रहे, या फिर हो सकता है कुत्ता पास जाकर क्या दोस्तों कुछ भी ना करे। तो दोस्तों ये हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस हमारी धारणाओं के विपरीत हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली इन्फ्लुएंस हमारी धारणाओं के विपरीत हो सकता है। तो ये दोस्तों हमें याद रखना है इंपॉर्टेंट रूप से कि इन्फ्लुएंस क्या है, हमारी धारणाओं के विपरीत हो सकता है। ठीक है, अब इन्फ्लुएंस क्या दोस्तों, लॉजिकल, इलॉजिकल, ठीक है, हो सकता है ट्रू एंड फॉल्स भी हो सकता है, जस्टिसिबल, इनजस्टिसिबल, एक्यूरेट और इनएक्यूरेट। मतलब दोस्तों इन्फ्लुएंस हमारा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इन्फ्लुएंस के बारे में बस इतना ही याद रखना है कि इन्फ्लुएंस हमारे धारणाओं के विपरीत हो सकता है, और इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों जरूरी नहीं है कि वो हमें पैसे से ही मिले। तो दोस्तों इसके अंदर एक चीज़ है, इसको बोलते हैं डिडक्शन कैपेसिटी। सो दोस्तों डिडक्शन कैपेसिटी का उपयोग करके दोस्तों हम इन्फ्लुएंस तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लो ये कोई पैराग्राफ दिया है, ये हमारा कोई गद्यांश है, इसको हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद दोस्तों हमने, हाँ, जितने भी हमारे विकल्प है तो उनको पढ़ पढ़ के दोस्तों पहले देखना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस में ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसकी तो बात ही नहीं की जा रही है। तो इसको बोलते हैं डिडक्शन कैपेसिटी। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, हमें इन्फ्लुएंस में हमारी डिडक्शन कैपेसिटी को ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये डिडक्शन कैपेसिटी हमारी जितनी शानदार होगी उतना ही हम इन्फ्लुएंस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अजम्पशन की। जो हमारी पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर हम कैसे देंगे। तो जो भी हमारी पूर्व धारणा है उसका आंसर हमें देने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों अजम्पशन के बारे में कहा जाता है कि ये हमारा बिलीफ सिस्टम का हिस्सा होती है। तो अजम्पशन क्या है दोस्तों, हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा होती है। तो अजम्पशंस के लिए दोस्तों हमें याद रखना है कि बिलीफ सिस्टम, तो बिलीफ सिस्टम के आधार पर ही इसके आंसर निकलेंगे। हमारे विश्वासों के प्रति क्या दोस्तों अडिग रहते हैं, हम सबको पता ही है। प्रश्न नहीं, और हमने यदि जिस चीज़ पे विश्वास कर लिया उसके ऊपर क्या दोस्तों हम प्रश्न भी नहीं खड़े करते हैं। हम हमारे ही दृष्टिकोण से विश्व को देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, इसको बोलते हैं बिलीफ सिस्टम। जैसे कि दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि मैं साकार ब्रह्मा को मानता हूँ, और किसी ने बोला कि मैं निराकार ब्रह्मा को मानता हूँ। तो किसी ने बोला कि सभी क्या है, सभी भगवान एक है, और किसी ने बोला कि सभी भगवान अलग अलग है। तो जिस व्यक्ति ने जो अपनी धारणा बना ली है वह अपनी धारणा पर क्या दोस्तों अडिग रहता है। ठीक है, वह अपनी धारणा पर प्रश्न नहीं खड़े करता है, और वो पूरी दुनिया को क्या है अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अपने ही चश्मे से देखने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं दोस्तों बिलीफ सिस्टम या अजम्पशन। ठीक है, हमें गद्यांश को लेखक के विश्वास प्रणाली को ही उत्तर देते समय प्रयोग में लेना चाहिए। दोस्तों आपको याद रखना है कि जब भी हम पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो लेखक की विश्वास प्रणाली है, जो बिलीफ सिस्टम लेखक का है, उसी को हमें ध्यान में रखना है और उसी को हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक है, हम हमारे विश्वास प्रणाली पर क्या है, इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों हमको हमारा बिलीफ सिस्टम है उसको उपयोग नहीं करना। तो ये याद रखना दोस्तों कि जब भी हम क्या है पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे तो हमको हमारे बिलीफ सिस्टम का प्रयोग नहीं करना है। यदि हम हमारे बिलीफ सिस्टम का प्रयोग करेंगे तो उसका आंसर रॉन्ग हो सकता है। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है, और गद्यांश के अंदर जो लेखक है उसका बिलीफ सिस्टम क्या है उसको पहले समझना है, और उसके बिलीफ सिस्टम को समझने के बाद ही दोस्तों एमसीक्यू को देखना है। ठीक है, और उसके हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर देना है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा अजम्पशन। नेक्स्ट दोस्तों हमें देखने को मिलता है इम्प्लाई। तो इम्प्लाई की बात करेंगे दोस्तों कि इम्प्लाई में हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, यह है लेखक सीधे सीधे नहीं कहता। इसमें दोस्तों क्या बोला जा रहा है कि लेखक है ना सीधे सीधे नहीं कहता है। ठीक है, किसी बात को अप्रत्यक्ष रूप से कहा जा रहा होता है। ठीक है, मतलब किसी भी बात को इसमें दोस्तों लेखक क्या है घुमा फिरा कर कहता है। जिससे दोस्तों हम देखते हैं कि घर में जो लड़ाइयाँ होती है फिर हम क्या सीधे नहीं कहते तो उसको ताने मार के कहते हैं। तो ये इम्प्लाई का मतलब है सीधा सीधा ऐसा ही है कि घुमा फिरा कर किसी बात को कहा जा रहा है। इसके अंदर क्या होता है टॉपिक रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग से हल किया जा सकता है। सो दोस्तों इसको हल करने के लिए दोस्तों क्या है हमारे पास टॉपिक रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग यदि होती है तो उसको हम हल कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मान लो ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन पर कोई टॉपिक है, उसके ऊपर इम्प्लाई वाला एमसीक्यू फ्रेम किया गया है। तो दोस्तों यदि हमारे पास जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है तो उसके आधार पर दोस्तों क्या है हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि लेखक घुमा फिरा कर किस बात की ओर इशारा कर रहा है। तो उसके आधार पर दोस्तों हम यहाँ से क्वेश्चन का आंसर
फ्रेम कर सकते हैं, राइट। सीधे गद्यांश से इसका उत्तर निकाला भी जा सकता है और नहीं भी। सो दोस्तों इसके अंदर ऐसा होता है, दो भिन्न भिन्न सिचुएशन देखने को मिलती है कि इसका आंसर हम निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों क्रिटिकल मैसेज एंड क्रक्स। दोस्तों आप बात कर रहे हैं क्रिटिकल मैसेज और क्रक्स की, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों मेन आइडिया वो हम देखते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाहता है, ठीक है। तो इसके अंदर बस इतना पता हो जाए कि ये मैसेज कहना क्या चाहता है, उसी से दोस्तों हमारा जो क्रिटिकल मैसेज है क्रक्स हमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। यह गद्यांश के अंदर साफ साफ दिखता है। सो दोस्तों क्रक्स या संदेश या मैसेज या सेंट्रल आइडिया या मेन आइडिया, ये सब क्या दोस्तों एक ही चीज़ है। दोस्तों एग्जाम में यदि पूछ ले जाए कि मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, क्रिटिकल मैसेज, क्रक्स, ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है और ये दोस्तों हमें गद्यांश में साफ साफ दिखता है। इसका आंसर देना दोस्तों क्या है, हमारे लिए आसान होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों इम्प्लीकेशन। से दोस्तों यहाँ से भी हमें यूपीएससी में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यहाँ के क्वेश्चन क्या थोड़े से टफ हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों इम्प्लीकेशन की, कि इम्प्लीकेशन में हमें किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, इम्प्लीकेशन वाले क्वेश्चन को। तो दोस्तों इम्प्लीकेशन में क्या है, हमें सबसे मेन चीज़ याद रखनी है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए कारण प्रभाव वाली रिलेशनशिप के बारे में, कि ऐसा होगा तो कैसा होगा और कैसा होगा तो वैसा होगा। मतलब दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो चीज़ों क्या है दोस्तों, हमें सूखा, कहीं सूखा और कहीं बाढ़ देखने को मिलेगी। तो इसको बोलते हैं कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। इम्प्लीकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही याद रखना है, ठीक है। अब गद्यांश में किसी भी टॉपिक पर चर्चा करते समय क्या, जब भी हम गद्यांश में किसी भी टॉपिक पर चर्चा करेंगे उसमें हमें कारणों का प्रभाव बताना होता है। तो दोस्तों क्या है, इस तरह के पैसेज के अंदर कोई भी कारण है, कोई भी घटना हुई, उसका कारण बता दिया जाएगा और उसका प्रभाव बताना हमें होता है, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। जैसे दोस्तों इसमें बात की जा रही है ग्लोबल वार्मिंग है, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग का एग्जाम्पल लेके ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा की गई है। इसके अंदर कुछ कारण बता दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कुछ प्राकृतिक कारण है और कुछ मानवीकृत कारण हमें देखने को मिलेगा। अब बताना है कि इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे। तो हमारा जो एमसीक्यू फ्रेम किया जाएगा वो पूछेगा कि बताइए भाई साहब इसके क्या इम्प्लीकेशन हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों इम्प्लीकेशन में हम बता सकते हैं कि समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है, ठीक है। हिमनद पिघल सकते हैं, कोरल रीफ जो है, कोरल विरंजन हमें देखने को मिल सकता है, जलवायु शरणार्थी है ना, क्लाइमेट रेफ्यूजी हमें देखने को मिल सकते हैं, बाढ़ देखने को मिल सकता है, सूखा देखने को मिल सकता है। तो ये इतनी कंडीशन क्या है दोस्तों हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों टैलेंट कोरोलरी। तो कोरोलरी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी कोरोलरी का क्वेश्चन पूछा आएगा दोस्तों, ये भी क्या दोस्तों हमें अधिकांशतः गद्यांश पर हमें सीधे तौर पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये भी याद रखना दोस्तों, जिस तरह से इन्फेरेंस होता है वैसे ही कोरोलरी भी हमें देखने को मिलेगा। ये भी क्या है दोस्तों, गद्यांश में हमें सीधे तौर पर नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या रणनीति करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर देते समय क्या है, या तो परिणाम, या तो हमें रिजल्ट को आंसर देना है, या किसी बात को कहने का वैकल्पिक तरीका क्या है, अल्टरनेटिव वे है, उसको आंसर करना पड़ेगा। सो दोस्तों जब भी कोरोलरी वाला क्वेश्चन गद्यांश होगा, किसी गद्यांश कोई भी गद्यांश दिया गया है दोस्तों और उसमें कोरोलरी वाला क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, तो उसका आंसर देते समय या उसके आंसर में हम या तो उसका रिजल्ट देखेंगे, उस गद्यांश के अंदर जिस चीज़ के ऊपर भी बात की जा रही है तो उसका रिजल्ट क्या है, या फिर हम देखेंगे कि कोई कौन से वैकल्पिक तरीके या अल्टरनेटिव की बात की जा रही है। तो हमारा आंसर अल्टरनेटिव होगा, ठीक है, कि इस अल्टरनेटिव को उपयोग करके हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम दे लेते हैं कि कोरोलरी का एग्जाम्पल कैसे दे सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, कोई भी मान लो महेश व्यक्ति है या फिर रामू है, उसको जिम में बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। क्या दोस्तों, जिम में क्या है, उसको बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। अब लेखक ने क्या है दोस्तों, रामू के बारे में चर्चा की है गद्यांश में, तो उसका कोरोलरी क्या होगा, तो उसका आंसर मतलब कोरोलरी उसका क्या होगा ये हमें बताना है। तो उसका कोरोलरी क्या होगा, वो जो रामू है वो क्या स्वयं या तो जिम खोल लेगा, ठीक है, मतलब ये उसका क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट हो गया। या फिर वह खुद ही जिम में एक ट्रेनर बन जाएगा, तो जिम के अंदर ट्रेनर का काम भी करेगा, एक प्रशिक्षक का काम भी करेगा और खुद की बॉडी बिल्डिंग भी करते रहेगा। तो यही उसका कोरोलरी हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कोरोलरी में क्या है दोस्तों, ऐसा है तो वैसा होगा और वैसा है तो ऐसा होगा, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हो गया हमारा कोरोलरी। सो आई होप दोस्तों आज के वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो सीसेट है क्या है दोस्तों, सीसेट है
हमारा जो भी हमारा सीसेट है इसमें किस तरह से हमारा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसकी कितनी हमें भूमिका देखने को मिलेगी। हम सबको पता होना चाहिए कि लगभग दोस्तों 27 पेसेज तो अभी पिछले 4-5 साल से आ ही रहे हैं, मतलब 25 से लेकर 30 पेसेज हमें देखने को मिल रहा है एवरेज, ठीक है। तो यदि दोस्तों हमारे 20 पेसेज यदि इस मेथड से सॉल्व हो जाता है, कितने 20 पेसेज यदि करेक्ट सॉल्व हो जाते हैं तो मात्र हमें 10 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं जो हम मैथ से और रीजनिंग से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैथ से और रीजनिंग से दोस्तों हम आराम से क्या दोस्तों कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम आराम से क्या है सीसेट का जो कट ऑफ है उसको हम आराम से पार कर सकते हैं। हमारा जो क्या दोस्तों हमारा जो कट ऑफ है उसको हम आराम से पार कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए दोस्तों हमें कितने मैक्सिमम 30 से 35 क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट करने ही होंगे, ठीक है। तो हम टारगेट लेके चलना चाहिए कि हमको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 80 में से, और हमारे पास 2 घंटा है तो 2 घंटे की जगह हम क्या है दोस्तों 80 के बजाय हम करेंगे कितने 40 क्वेश्चन। तो ये आराम से हम कट ऑफ पार कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों यदि आप सभी को जो लेक्चर लिया है इसकी पीडीएफ चाहिए और पूरी की पूरी खुद हैंड रिटन नोट्स बना भी सकते हैं वीडियो देखकर, और साथ में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप पीडीएफ के लिए दोस्तों आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे टारगेट, कैपिटल में है यूपीएससी, फिर मेंस 25, ठीक है। यदि दोस्तों ये आप करोगे टाइप टेलीग्राम पर तो आपको चैनल दिखेगा, यहाँ पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो तब तक के लिए दोस्तों आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए।